सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको आज से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाने वाला हूं और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के सामान्य परिचय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए अर्थशास्त्र जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, और इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द ओकोनॉमी उससे आया हुआ है इकोनॉमिक्स शब्द। और आपका अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, पहला तो अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन या संपत्ति से और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? धन से संबंधित अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे बताया गया है। धन से संबंधित जो हम अध्ययन करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है या फिर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आगे देखिए आप इसी में, वहीं पर हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करें। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक रूप है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब व्यावहारिक रूप में उपयोग में लाया जाता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था जो है, जब हम धन या संपत्ति से मामले को व्यावहारिक रूप में उपयोग करते हैं तो वो जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। बड़े लेवल पे बात करें तो किसी देश की अर्थव्यवस्था जहां पर निवेश होता है या फिर सामानों की जो लेन देन होती है, वितरण होता है या उपभोग होता है, तो वे सभी जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएंगे। छोटे रूप में बात करें, एक घर की जो अर्थव्यवस्था है वो भी एक आपका उदाहरण है, जहां पर हमें अपनी जरूरत की चीजों को पूर्ति करने के लिए जो आर्थिक लेन देन करना होता है वो आपके अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और धन संबंधित अध्ययन जो है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत 1776 से माना जाता है और इसको प्रारंभ करने वाले स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जनक की बात करें तो एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत 1776 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों के बारे में बताया गया है। किताब का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। सिंपल से छोटे रूप में इस बुक को द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी इस बुक को जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। अर्थशास्त्र की धन संबंधी जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, और मानव कल्याण संबंधित परिभाषा जो है वो मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो दोनों का नाम आप याद रखें कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा जो है एडम स्मिथ ने दिया है और मानव कल्याण संबंधित परिभाषा मार्शल ने। आगे देखते हैं।
देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बात करें तो विकास के स्तर पर या फिर विकास के तरीकों के आधार पर हम इसे 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जनरली अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन हम लोग यहाँ पर विकास के स्तर पर या फिर विकास के तरीकों पर यहाँ पर 3 जो प्रकार देख रहे हैं वो है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा व्यापार के आधार पर और तीसरा है प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। पहला जो है स्वामित्व के आधार पर, उसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था शामिल है। और व्यापार के आधार पर बात करें तो खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था 2 प्रकार है व्यापार के आधार पर। और वहीं पर तीसरा प्रकार देखिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के आय के आधार पर देखें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। निम्न आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। तो उच्च आय वर्ग है, ये 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सामान्य तौर पे आप सभी को पता होगा, जब सभी आर्थिक क्रियाकलाप का निर्धारण जो है बाजार शक्ति द्वारा होता है तथा सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होता है, तब उसे बाजार अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सामान्य तरीके से समझिए, जब कोई अर्थव्यवस्था है जिसपे किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण जो है वो बाजार पर निर्भर करता है, मतलब यहाँ पर शक्ति जो है बाजार के पास है, बाजार तय करेगा कि किस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। जिस प्रकार से किसी वस्तु का मांग रहेगा उसी प्रकार से बाजार उसका मूल्य तय करेगा, मतलब उसका प्राइस तय करेगा। इसमें जो है सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम होता है। सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप बहुत ही कम करते हैं, इसलिए इसे बाजार अर्थव्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जिसके मूल्य का निर्धारण जो है वो बाजार पर निर्भर करता है और यह बाजार मूल्य प्रणाली पर आधारित होता है। तो ये जो सभी पॉइंट है आपके, बाजार मूल्य प्रणाली या उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर जो प्राइवेट सेक्टर का वर्चस्व होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आपको ध्यान से समझना भी है और याद भी रखना है।
देखिए यहाँ पर निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और निजी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर जो है आपका, उसे कहा जाता है निजी क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण होती है, जो राज्य के समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो सिंपल से शब्दों में समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जहां पर सारी शक्ति जो है बाजार मूल्य या फिर कोई भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण जो है वो सरकार तय करती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिसका पूरा शक्ति जो है वो देश के सरकार के पास होता है। उदाहरण के तौर पर भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है, जो भूतपूर्व सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यह एक प्रशासनिक मूल्य प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ऊपर देखा हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो बाजार मूल्य पर निर्धारित है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रशासनिक मूल्य प्रणाली पर आधारित है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसका पूरी तरह से नियंत्रण राज्य के पास होता है, केंद्रीकृत होता है और नियोजित होता है। आगे चलते हम लोग। तीसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता निहित होती है। तो दोनों प्रकार के जो अर्थव्यवस्था होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। तो भारत में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों क्षेत्रों का योगदान शामिल है। आगे देखते हैं हम लोग। व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहला है खुली अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से सभी प्रकार से संबंधित रहती है तथा जिसमें आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहता है, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, इसे सरल शब्दों में समझिए। खुली अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा देश जहां पर किसी को भी किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए छूट मिलता है। सरकार उसके लिए नीतियां तैयार करती है और उस देश में किसी भी प्रकार का व्यापार करने का छूट दिया जाता है। न केवल उस देश के अंदर बल्कि विदेशियों के साथ भी व्यापार करने का छूट होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश को खुली अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, जो कि आपका सिंगापुर का देश है, हांगकांग का देश है। ये जो है खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है। आगे देखिए, और जस्ट उसके विपरीत जो आपका सेकेंड नंबर का है बंद अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखती, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां नहीं होती।
तो उत्तर कोरिया है जहां पर किसी भी अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखा जाता। तो ये बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है उत्तर कोरिया। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि निम्न आय वर्ग $1045 या उससे कम की जो आय है, प्रति व्यक्ति $1045 सालाना या उससे कम की आय है, उसे निम्न आय वर्ग में रखा गया है। दूसरा है निम्न मध्यम आय वर्ग, तो यहाँ $1046 से $4125 तक, जहां प्रति व्यक्ति आय है सालाना, उसे निम्न मध्यम आय वर्ग में रखा गया है। और इसके अंदर हमारा देश भारत शामिल है। भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग $1950 सालाना है। तो लगभग है $1950 या फिर 1,43,000 प्रति व्यक्ति आय है। और ये जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहता है। तो $1950 कहे जाए तो भारत जो है सेकेंड नंबर पे आता है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश। तीसरा उच्च मध्यम आय वर्ग वाला, तो 4,126 से $12,735 तक। और उच्च आय वर्ग वाला तो $12,736 व उससे अधिक वाला जो है वो उच्च आय वर्ग वाला देश है। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इस प्रकार भी बांटा जा सकता है। याद रखिएगा कि भारत निम्न मध्यम आय वर्ग में शामिल है। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पर समाप्त होता है।